दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो इस बात की क्लैरिफिकेशन हो गई कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आने जा रही, लेकिन एक और बिल मुतवक्के है इसी हफ्ते में या गालिबन अगर मामलात ठीक रहे तो अगले हफ्ते तक भी आ सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाए जाने की तवक्को है कि 17 से बढ़ा के 23 कर दी जाए। इस पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हो सकता है, एक तो ये चीज़। दूसरा 27th अमेंडमेंट, कल एहसन इकबाल ने हमारे प्रोग्राम में ख़बर दी कि ये नहीं आ रही, तरमीम फ़िलहाल नहीं लाई जा रही। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी की, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में नहीं मानी? लेकिन एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल रही। पीपल्स पार्टी के अंदर से भी चंद रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी चंद रहनुमा यही बात करते हुए पाए गए कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है, जल्द लाई जा रही है, और गालिबन उसमें फ़ौजी अदालतों का कुछ मामला है या लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कुछ मामला है। सो इस पर भी ज़रा कुछ मज़ीद आज बात कर लेंगे। और एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमकी दे दी है और मुल्क बंद करने की धमकी दे दी है, और कहा है कि इस दफ़ा डी चौक नहीं बल्कि इस दफ़ा इस किस्म का एहतजाज करेंगे कि फिर किसी से कोई कंट्रोल नहीं हो सकेगा। गंडापुर साहिब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ये सियासी बढ़के एक बार फिर से इनका आगाज़ हो चुका है, और अब ऐसे वक्त में इनका आगाज़ हुआ है कि जब पेशावर में बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद हैं। और बुशरा बीबी का अपना स्टेटस क्या है? क्या वो सियासत में हिस्सा ले रही हैं, नहीं ले रही हैं? क्योंकि इमरान खान का, पीटीआई का हमेशा से मौक़िफ़ ये स्टैंड रहा है कि बुशरा बीबी नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, एक घरेलू खातून हैं। लेकिन जो पेशावर से ख़बरें आ रही हैं सहाफ़ियों के ज़रिए भी और दीगर ज़राए के ज़रिए भी, वो यही बता रहे हैं कि बुशरा बीबी ने चेयर की हैं कुछ मीटिंग्स, सियासी मीटिंग्स, सूबे की मीटिंग्स भी, क्योंकि इस वक्त भी वो वज़ीर आला हाउस में ही क़याम पजीर हैं। तो ये क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तज़ाद की निशानदही नहीं करता? और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या इस मामले पे तनकीद करने का जवाज़ रखती हैं, क्योंकि इन दोनों जमातों में मौरूसियत पहले से मौजूद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का यह क्लेम होता था कि मौरूसियत सियासत में नहीं होनी चाहिए। सो जहां पीटीआई से सवाल बनता है, वहीं नून और पीपल्स पार्टी से भी ये सवाल बनता है। और एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्की हालात निस्बतन बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मुआशी बेहतरी, समाजी बेहतरी, उसमें गंडापुर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर विफाक को धमकी देना, इसको विफाक किस तरह से लेगा, हुकूमत किस तरह से लेगी, और इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? इन मामलात पे ज़रा बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। अहमद अवैस एडवोकेट साहब सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। और मुझे ज्वाइन कर रही हैं अज़मा बुखारी साहिबा, जो कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं। नदीम अफजल चंद साहब, 27वीं तरमीम कल एहसन इकबाल ने मेरे प्रोग्राम में ख़बर दे दी कि नहीं लाई जा रही। क्या पीपल्स पार्टी को इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, फ़ौजी अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, या लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो MQM की डिमांड थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे? देखिए जी, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर तो इतने कोई ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, क्योंकि हमारा तो नून लीग के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें हमने पंजाब में भी ये शिक डलवाई थी कि लोकल पार्टीज़ के इलेक्शन होने चाहिए, और 1 साल के अंदर हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक नून लीग ने ये इलेक्शन करवाने हैं पंजाब में। तो पीपल पार्टी तो लोकल पार्टीज़ के ऊपर पीपल पार्टी को कोई ऐसी शिकायत नहीं है। ठीक, क्योंकि MQM की शिकायत रहती है कि सिंध में तो ऑलरेडी लोकल पार्टी सिस्टम है, अगर कोई थोड़ी बहुत तब्दीली करना चाहते हैं तो वो हो सकती है। लेकिन उनकी शिकायत ये रहती है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर सिंध में नहीं हो पाता, फंड्स नहीं रिलीज करते, ऊपर पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। ये बात हकीकत है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिस तरह होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, ये जो ग्राउंड रियलिटी है,
उस तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी कभी भी नहीं होने दे रही, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नहीं होने दे रही। ये बात हकीकत है। कोई भी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर के जो डिपार्टमेंट है वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इख्तियारात नहीं जाने आप देते। इसका जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी को समझते मैं हैं और ठहराते मैं हैं, बिल्कुल जिम्मेदार, क्योंकि एमक्यूएम की शिकायत सिंध में ये होती है कि मैं ओवरऑल चीफ पूरे मिनिस्टर पंजाब की बात कर रहा हूँ। कहीं भी डेवोल्यूशन आप और जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता है, जो जिलों में भी फंड जाने होते हैं वो नहीं जा पा रहे। एनएफसी की सब बात करते हैं, पीएफसी की कोई बात पीएफसी की बात को नहीं करता। और दूसरा यही हमारी जो सियासत में एक अलमिया है ना, चंद अलमिया है सियासत के, जिसमें एक इफेक्टिव लोकल पार्टीज का ना होना भी एक अलमिया है। और थैंक्स टू, मैं समझता हूँ कि 2 सूबों में कम से कम इलेक्शन हो गए हैं। पंजाब एक बड़ा सूबा है और पंजाब में मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक्टिव वज़ीर आला हैं और उनकी टीम भी है, और उनको चाहिए कि जल्दी लोकल बॉडी सिस्टम एक इफेक्टिव सिस्टम लाने चाहिए, ना कि ज़ियाउल हक की तरह वो कोई फारग सा सिस्टम ले आए, या पिछले दौर में जो नून लीग के दौर में सिस्टम था वो भी कोई इफेक्टिव सिस्टम नहीं था। तो ये मेरा लोकल, बाकी फौजी अदालतों में भी देखिए पार्टी के अंदर डिस्कशन पहले भी हुई है और मेजॉरिटी पार्टी के लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, ये हकीकत है। ठीक, लेकिन फिर भी पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी तो फिर ही मैं इसके ऊपर कोई फैसला दे सकता हूँ कि क्या पार्टी डिसीजन लेती है। लेकिन पार्टी में इस चीज़ को बड़ी राय पाई जाती है। कुछ राय हैं कि जो कहते हैं जो तनसीबात पे हमले हुए हैं या खुदा न खास्ता आइंदा भी होंगे कि इन लोगों का फौजी ट्रायल होना चाहिए जो तनसीबात पे होते हैं। ठीक, कुछ लोगों की राय है कि इसको गलत इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो ये 2 राय पाई जाती हैं पार्टी के हतमी फैसला पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों के हवाले से नहीं किया। मेरा अभी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, लेकिन जो बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से ओवर द वीकेंड लाहौर में, उसके बाद ये खबर आई कि जी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तेफाक हो गया है 27वीं तरमीम लाने के हवाले से। तो क्या वहाँ पर भी कोई फौजी अदालतों की ख्याल में जो मेरी बिलावल साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा पार्टी के अंदर हम अभी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी वो दुबई से वापस आते हैं, ठीक, तो मेरे ख्याल पार्टी मीटिंग्स बुलाएंगे, उसके अंदर जो डिस्कशन तो होगी 27वीं तरमीम की राह में पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि खड़ी हो रही। क्यों देखें, इसलिए मैं नहीं कह सकता, हमारी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। ओके, ठीक है। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, आपको आवाज़ मेरी ठीक आ रही है ना? ये आ रही है। अच्छा, एक तो 27वीं तरमीम पे कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन ज़रा आगे चल के फ़िलहाल जो इस वक्त खबर सामने आई है कि गालिबन जुमे को या अगले हफ्ते के आगाज़ तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का कोई बिल आ जाए, कोई कानून साजी हो जाए, इस पर तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होगा ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अदालत जो उसकी एक बेंच बनना है जी, और बेंच के लिए 5 जजेस जो है वो अलग से और लिए जाएंगे जी, तो, और वो परमानेंट बेंच होगा। वो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर वो बेंच जो है वो काम नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन को सामने रखा जाए तो उस लिहाज से तो फिर बेंच जो है वो एक अलग से बनाने के लिए तादाद बढ़ानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, अगर उस लॉजिक और उस मंतक से इसको देखा जाए तो ये एक आस्पेक्ट है इसका। और ये अलग बात है कि उसको अभी जो है चैलेंज किया है, जो तरमीम आई हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वो जब भी देखिएगा उसका बेंच बनेगा और वो तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अभी उसको सुनेगा, क्योंकि उसके बाद ये मैटर जो है आगे जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या वो आईनी बेंच में जाएंगी, क्योंकि आईनी तरमीम के मुतालिक पिटीशंस है ना। ये देखिए ना, पिटीशन तो आईनी तरमीम के मुतालिक हैं, लेकिन ये इट्स अ पार्ट ऑफ दी अमेंडमेंट्स का जो मोशन बिल पास हुआ और वो एक्ट बना अमेंडमेंट का, जो आइन की अमेंडमेंट हुई हैं, तो वो अमेंडमेंट जो हैं वो उसकी स्टेटस क्या था, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक सही तरीके से हुई या इसमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तो बदल दिया गया और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ये आस्पेक्ट हैं जो दे हैव टू बी लुक्ड एन। लिहाजा इस लिहाज से अभी ये डिबेटेबल है कि ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए इसको। अच्छा, आप समझते हैं कि 26वीं तरमीम को जो चैलेंज किया गया है वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सुने, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? ना, वो अभी तो क्योंकि ये इसका तो उसी में आएगा ना। ठीक, ये अगर ये तरमीम जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ जी तरमीम हो गई और ये आइन और कानून के मुताबिक हैं, ठीक, तो फिर ऑफ कोर्स ये बेंच जो है ये लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड होगा और ये चलेगी बात। ठीक, लेकिन उससे पहले इसको जो है ये सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। ये दिस माई पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे ख्याल में जो पिटीशन दायर की गई हैं उनका भी जो वकला का यही नुक्ता नज़र है। बहरहाल इसके ऊपर
जब बेंच बैठेगा या चीफ जस्टिस इसको जब समाअत देने का करेंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब, क्विकली आपका कमेंट भी चाहिए बिफोर आई मूव टू अस्मा बुखारी साहिबा, लेकिन आप कमेंट कीजिए कि जबकि ये तरमीम अब इन प्रैक्टिस आ चुकी है, इन इफेक्ट आ चुकी है, इन प्लेस हो चुकी है, इस तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम कर लिया है, तो अब ये रिवर्स तो नहीं हो सकती? नहीं, ये तो नहीं बात है कि रिवर्स नहीं हो सकती। सवाल तो ये है कि ये तस्लीम तो जो है अंडर प्रोटेस्ट है ना, ये तस्लीम करना जो है ये तो अंडर प्रोटेस्ट है उनका, क्योंकि पटिशन भी तो आ रही है ना इनकी तरफ से ही। आप देखिए ना जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन आई हैं उसमें ये सारी तरमीम को चैलेंज किया गया है, और वो उसमें आपको मैंने बताया कि वो बुनियादी जो उसका चैलेंज करने का जो रीज़न है, ग्राउंड्स हैं, वो ग्राउंड जो मैंने आपको जैसे जिक्र किया, लेकिन ये अगर एंटरटेन हो जाती हैं तो इसका आउटकम क्या होगा? रिवर्स हो जाएगी या इसकी चंद शिकें जो है वो हो जाती है, तो उसका उस सूरत में तो ये तरमीम जो है ये डिक्लेयर हो जाएंगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, यही तो मैं जी आप मुकम्मल कीजिए। कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जिस तरह आपने 18th अमेंडमेंट जब आई थी तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आप देखिएगा आर्टिकल 188 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो पावर ऑफ रिव्यू है कि हर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को वो रिव्यू कर सकता है ऑन द टच स्टोन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कुरान एंड सुन्ना, वायलेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इन्हीं बुनियादों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इनको जो है वो सुन सकता है और डिक्लेयर कर सकता है। वंस इट इज डिक्लेयर्ड, दोनों साइडों में अगर वो कहेंगे ठीक है तो देन इट्स ये वैलिड है। जैसे 18 अमेंडमेंट के ऊपर भी ये बात आई थी और उसके बाद फाइनली ये फैसला हुआ था कि ये इसके ऊपर ये एक और 19 अमेंडमेंट का बिल आया और फिर उसके बाद उसको आगे चलाया गया। तो चैलेंज तो सुप्रीम कोर्ट में हर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को किया जा सकता है और वो उसके पास लिमिटेड इंटरेस्टिंग एंड वैलिड पॉइंट। अहमद अवैस साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आती हूं, लेकिन जरा अस्मा बुखारी साहिबा से मैं यही सवाल करना चाहूंगी। अस्मा साहिबा, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो 26वीं तरमीम जो चैलेंज हो चुकी है, मल्टीपल उसकी पिटीशंस सबमिट हो चुकी हैं, सो मच सो के बलूचिस्तान बार, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार भी इस पे सोच विचार कर रही है, वकला की पिटीशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर की पिटीशन है। तो अगर ये 26वीं तरमीम चैलेंज हो जाती है, बल्कि हो गई है, एंटरटेन हो जाती है अगर, तो क्या आपके नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगी या रेगुलर सुप्रीम कोर्ट बेंच में सुनी जाएगी? और अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाती है तो फिर इसका आउटकम क्या होगा? बहुत शुक्रिया गरीदा। देखिए, जाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक है तो आईनी बेंच पे ही जाएगी, दूसरे बेंच पे तो जा नहीं सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, उसका इख्तियार है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ वो ही राइट कर सकते हैं। ये जो अनफॉर्चुनेटली पहले होता रहा है हमारे मुल्क के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाता रहा है अदालती कुछ फैसलों के जरिए, और अपनी मर्जी की जो है वो तशरीह होती रही है बिल्कुल आइन और कानून से मावरा, तो वो मुमकिन नहीं है। और ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको स्टैम्प करती है, और इसलिए पार्लियामेंट का कानून साजी करना, आइन में तब्दीली करना, इस इख्तियार को कोई ना छीन सकता है, ना छीनने की कोशिश करनी चाहिए किसी को, और तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। जिन लोगों की आपने बात की साबिक सदूर फलाने, वो होंगे आज जो है वो अभी जो है वो रिजल्ट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है, इस तमाम आईनी तरमीम के बाद इस तमाम वकला मूवमेंट चलने वाली है और पता नहीं क्या क्या होने वाला है, और उसके अंदर जो है वो हामिद खान ग्रुप को जो है वो शिकस्त हुई है और जो दूसरा आजाद ग्रुप है वो जीता है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है ऑफ द लॉयर कम्युनिटी वो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पाकिस्तान को डिरेल करना, आईनी तरमीम का जो है वो बहाना बनाकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात खराब करने की कोशिश करना, और अब जब पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं निकले, जब इनके अपने लोग नहीं निकले, तो अब वकला के कंधे के ऊपर रखकर जो है वो सियासत करने की कोशिश करना आज बहुत बड़ा सेटबैक है उन तमाम लोगों के लिए। और ये बेचारे जो लोग हैं जो अदालतों में गए हैं, उनका राइट है, वो जा सकते हैं, लेकिन आईनी बेंच जो है
वो इस बारे में फैसला करेगा। और वो क्या फैसला करेगा? वो क्या ये कह सकता है कि आइन में तरमीम करने का इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं है? क्या वो ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है उससे ये इख्तियार छीन लेना चाहिए? नो, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसलिए कोई मसले की बात ही नहीं है, जहां मर्जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी प्रोग्राम में, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, डिबेट कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नदीम अफजल चंद साहब, आपसे भी मैं सवाल करना चाहूँगी जो अहमद अवैस साहब ने नुक्ता उठाया है कि ये एक तो चैलेंज जो 26वीं तरमीम हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच में जानी चाहिए, आईनी बेंच में नहीं जानी चाहिए, और अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो कानून और आइन के मुताबिक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगी। ठीक। और मेरे ख्याल में तो जो माहौल है इस वक्त, पार्लियामान की लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन करना कोई इतना आसान काम नहीं है और ना होनी चाहिए। लेकिन वो बता रहे हैं ना कि 18वीं तरमीम भी तो गई थी ना। देखिए 18वीं तरमीम इफ्तिखार चौधरी था और उस वक्त नून लीग पूरी धज से उसके पीछे खड़ी थी, तो इस वक्त इफ्तिखार चौधरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, ना अशफाक परवेज़ कियानी साहब हैं इस वक्त, बड़ी साफ सी बात। तो ये माहौल बड़ा मुख्तलिफ है इस वक्त। पार्लियामान के पीछे इदारे पार्लियामान के साथ खड़े हैं, ना किसी साजिश में शरीक हैं। तो मैं जब साजिशें मुल्क में कम हो जाएं इदारों की आपस में, तो उस वक्त फिर माहौल फेयर होता है थोड़ा सा। तो कानून और आइन के मुताबिक तो जो असम्बली का बेसिक फंक्शन है, जो बुनियादी काम है, वो कानून साजी है। अब कानून साजी पे किसी एक पॉइंट पे आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे डिबेट हो सकती है, लेकिन आप वापस पार्लियामान को भेज सकते हैं, या पार्लियामान के अंदर डिबेट हो सकती है, या सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखना चाहिए कि है कितनी, इससे पहले कितनी थी। 128वें नंबर पे अब हैं हम जी। तो कितनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, निज़ाम अदल पहले कितना बेहतर है, हमारे लोगों को इंसाफ कितना मिल रहा है, हमारी जेलों में जो लोग हैं उनकी रेशो सर्वे निकाल के देख लें। मैं तो जेलों में रेगुलर मुलाकाती रहता हूँ अपने इलाके में, तो यकीन जानिए 75% लोग बेगुनाह हैं जेलों में। अच्छा 70%। और बुनियादी हकूक़ की आप बात करते हैं तो बुनियादी हकूक़ तो पहले भी इस मुल्क में, अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी तो आम लोगों के पहले कौन से बुनियादी हकूक़ बहाल थे? किस आदमी को आइन के मुताबिक तालीम मिल रही है, रियासत माँ के जैसी है? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जो ये 26वीं तरमीम आप लोग लेके आए थे उस पर पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि जी अवाम को इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए, और जो आइनी केसेस हैं उनका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 6 महीनों में, साल में अवाम के केसेस ना लगने शुरू हुए, अगर पार्लियामान को अपना काम आपने नहीं करने देना तो फिर पार्लियामान का फ़ायदा नहीं है। ये पार्लियामान निज़ाम चेंज कर दें, लोगों का आइन ही फिर चेंज कर दें। लोगों के फिर अवाम के टैक्सों से पैसे हमें ज़ाया क्यों हम कर रहे हैं? हमें इजलास करने के क्या फ़ायदा? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में बैठना, डिस्कशन करना, डिबेट होना टीवी पे, सोसाइटी लेकिन के अंदर। मुल्क में इस वक्त यही बेचैनी है, यही सवाल है और यही बेयकीनी की कैफियत है कि 26वीं तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा। अब देखें, इन तरमीमों की वजह से बेचैनी नहीं है, बेचैनी है लोगों की बुनियादी ज़रूरियात नहीं है उनके पास। आम जो आदमी है ना, उसका घर का किचन नहीं चल रहा, ये बेचैनी है। अभी भी नहीं चल रहा? आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर तबाह हो गई है इस मुल्क की। अच्छा। और बहुत बुरे हालात हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है, और यकीन जानिए ये लेकिन तो, आप इस हुकूमत का हिस्सा है ना, इत्तेहादी है ना आप इस हुकूमत के। मैं इत्तेहादी हूँ, लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूँ? इत्तेहादियों ने का ये मतलब है कि मैं झूठ बोलता रहूँ? लेकिन हुकूमत इत्तेहादी तो मैं नहीं हूँ, मैं हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मैं कहूँ कि आज 30,000 में बंदे का गुजारा हो रहा है, आज 25,000 में कोई तनख्वाहदार मुलाजिम गुजारा है, आज बच्चे उसके पढ़ सकते हैं, उसके बच्चे का इलाज फ्री हो रहा है, आज बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि हुकूमत का यही क्लेम है। आपने चैनल के किसी एक आम आदमी को, जिसने खुदा न खासा किसी का बेटा बीमार हो जाए सीरियस, या कोई पेरेंट्स, वो इलाज करवा सकता है। तो देखिए ये सोसाइटी के इन वजूहात से बेचैनी है। बेचैनी है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, बेचैनी है, लोग अदल नहीं है, इसलिए बेचैनी है। दिस इज आयरॉनिकल कि आपकी पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, मुआशी एतबार से भी बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो गई है, 23% से 9% पे आ गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि महंगाई में तो कोई फर्क पता नहीं चल रहा। 23%, 9% को मैं इसलिए नहीं मानता कि पाकिस्तान में अगर आलू, गोभी, टमाटर अगर फसलें ज़्यादा हो जाएं तो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट कम है, इसमें कोई कमाल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। गंदम आपने सस्ती की, किसान की नहीं खरीदी, आप रोटी यकीनन सस्ती हुई, इसमें ठीक है कि आटा थोड़ा सस्ता हुआ, लेकिन अगले साल जब गंदम आप 2 खरब की इंपोर्ट करेंगे तो वो किसके जिम्मे होगा?
देखिए डिबेट ये कहना कि जी हमने किसान की मक्की को नहीं खरीद रहा, किसान की इस वक्त राइस आया, राइस की फसल आई है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुई है इस पिछले साल, लेकिन किसान की तो मुंजी खरीद ही कोई नहीं रहा। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि बस मोनोपोली, वजह ये एक्सपोर्टर पैसे खुद कमा रहा है, किसान को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की ये फेलियर है? मुझे एक किसी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बता दें जो चेक एंड बैलेंस हो कि किसान एक्सपोर्ट वालों को तो पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे किसान को क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है। ये मैं आपकी वसादत से ये चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे एक डिपार्टमेंट बता दें। कल परसों मरियम नवाज ने हालांकि किसानों से खिताब भी किया है। मरियम नवाज को किसी वक्त आप मेरा मैसेज दे दें और इसके ऊपर हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। इन कैमरा करनी हो या कैमरे के सामने करनी हो, बिल्कुल रोल रहा है। किसान को पानी मिल रहा है, बुनियादी जरूरत है। गंदम की कीमत, डीएपी की कीमत क्या है? 12,000 से ऊपर है। यूरिया की 6,000 है। पोटाश की कीमत आज कितनी है? उनको पूछे तो सही, 1 एकड़ पे 70-75 हजार रुपया खर्चा आता है गंदम की बुआई पे। किसान को 2500 रुपए में क्या मिल रहा है? पता नहीं कौन से बाबू ब्यूरोक्रेट बैठ के इनको क्या सबक पढ़ा रहे हैं। मैं इन सब बातों का जवाब अस्मा बुखारी साहिबा से लेना चाहूंगी। अस्मा साहिबा, ये सब सुन लिया जो आपने नदीम अफजल चंद साहब जो एक चार्जशीट लगा रहे हैं कि एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल है। पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के बासी हैं, वो खुद भी जमींदारा करते हैं, खुद भी फार्मर फैमिली से हैं। प्रैक्टिकल खुद रोज अभी भी 5 दिन अपनी फसलों में बैठ गया हूँ, अपनी मुंजी हार्वेस्ट करके आया हूँ, बेचने के लिए दे के आया हूँ। तो आपकी खरीद ली गई है? नहीं खरीदी गई, अभी रेट ही बहुत थोड़ा है। अज़मा साहिबा, इन सब बातों का जवाब दीजिएगा। अभी चंद दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने किसानों से खिताब भी किया और वहां पर एग्रीकल्चर की पंजाब में बड़ी जबरदस्त पिक्चर जो है पोर्ट्रे की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से बाकी सेक्टर्स के अंदर काम हो रहा है वैसे ही जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके अंदर तकरीबन 700 अरब रुपए का प्रोग्राम है जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने किसानों के लिए दिया है, जिसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। एक तो किसान कार्ड है जिसमें 1.5 लाख रुपया जो है वो हर फसल से पहले किसान को मिलेगा बिला सूद, बगैर किसी जो है वो रुकावट के। उसके बाद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है जिसके अंदर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है एक ट्रैक्टर के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट। उसके बाद जो सोलराइजेशन है ऑफ ट्यूबवेल्स, उसके लिए जो है वो पंजाब गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी। उसके साथ जो सब्जियां हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जो 4 मेन क्रॉप्स होती हैं हमारी, प्याज है, टमाटर है, आलू है, ये 3-4 चीजें जो है, ये जो ग्रेन सब्जी हर एक गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, इसको लोकली जो है इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है ताकि जो ये इसके जरिए जो महंगाई में इजाफा होता है, आम आदमी को प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर फिर एग्रीकल्चर इंटर्न्स जो है वो भर्ती किया है। तो एक बहुत लंबा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है चीफ मिनिस्टर साहबा का किसानों के लिए। और किसानों के लिए जैसे उन्होंने भी कहा था, नारे लगाना, किसानों के कंधे इस्तेमाल कर कर, जैसे वकीलों की पहले मैंने बात की, अब ये भी वही बात है कि किसानों को जो है जिन्होंने अपने दौर में किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हुई हैं, 2 किसान इनके पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो है वो शहीद हुए थे, वो किसानों का नाम लेकर जो है उसके अंदर बहुत सारे उनके टिकट होल्डर हैं जो उनके इलेक्शन लड़ चुके हैं पार्टी टिकट के ऊपर, वो अपने आप को किसान कहते हैं। और वो एक ग्रुप है जो इस किस्म की नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है। अदरवाइज जो चंद जो 1000 की स्कीम्स होती हैं उसके ऊपर लाखों लोगों का अप्लाई करना ये छोटी बात नहीं है। और किसान कार्ड हो उसके अंदर लाखों किसानों ने अप्लाई किया है, जो ट्रैक्टर स्कीम है उसके अंदर लाखों लोगों ने जो है अप्लाई किया है। और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो एग्रीकल्चर के ऊपर पॉलिसीज हैं ये उसके ऊपर एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, ये नदीम अफजल चंद की मौजूदगी में एक अपोजिशन तो एक तरह से ये भी हो गई और एक अपोजिशन आप भी हैं अहमद अवैस एडवोकेट साहब, तो आप बताइए कि पंजाब में सूरत हाल क्या है इसकी नज़र। ये ज़रा सियासत का सवाल, उसके बाद फिर वकालत का और कानूनी मामलात के दीगर सवाल भी आपसे करूंगी। पंजाब में सूरत हाल आपके नज़दीक इस वक्त क्या है? ये देखिए, चंद साहब ने जो बातें बताई हैं ये बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो ये गंदम और चावल की फसल से ताल्लुक़ रहा है। अभी पीछे पहले गंदम की फसल हुई और उसके बाद चावल की फसल हुई। आप बिलीव कीजिएगा कि गवर्नमेंट ने गंदम की कीमत फिक्स की 3900 रुपया, 3900 रुपया इसकी जो है पर 40 kg इसकी कीमत फिक्स की जी। लेकिन हाल ये है कि लोगों की गंदम जो है छोटे जिम्मेदारों की ज़ाया हो गई। किसी ने वो 2500 रुपये भी नहीं उठाई और किसी ने 2000 के ऊपर उनसे उठा ली और क्रेडिट के ऊपर के पैसे बाद में दे देंगे। रुल गए हैं लोग, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं मतलब है कि आप ये ना समझिएगा कि मैं एक दूसरी पार्टी से हूं तो मैं ये दुख से बात कर रहा हूं।
क्योंकि ये हम सब का मसला है और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से आपको उसकी एक दो रीज़न थे। उसका एक रीज़न ये था कि इन्होंने गंदम हमारे पास पहले स्टॉक था और ये जो केयर टेकर सेटअप आया उसके अंदर वो काकड़ साहब ने बग़ैर एनी लॉफुल अथॉरिटी उन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली एक बहुत बड़ी तादाद में, और वो उसकी इंपोर्ट होने से वो इतनी सरप्लस हुई कि लोगों ने गंदम, जो बेचारे जिम्मेदार जो थे उनकी गंदम उठाई नहीं गई। जिम्मेदार के पास आपको पता है कि होर्डिंग का कोई तरीक़ेकार नहीं होता, वो अपने पास जो है उनके पास कोई ऐसा सामान तरीक़ेकार नहीं होता कि वो अपने किसी गोडाउन में रख लें या उन्होंने कहीं उसके पास रख लें कि बाद में बेच देंगे। वो जब फसल निकाली जाती है वो वहाँ से ही खेत से ही उठा के वो बेच देते हैं, और वो जुल्म हुआ उनके साथ बहुत ज़्यादा। अब चावल का भी यही जुल्म हो रहा है इस वक्त। तो ये मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई और ये बड़ी ख़तरनाक है। अब आइंदा पता नहीं क्या होगा, गंदम की फसल लोग कितने लगाएंगे, कितना नहीं लगाएंगे और कितनी बड़ी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और यही हाल चावल का होगा। ये बड़ी हमारी दो बड़ी फसलें हैं पंजाब के अंदर। तो ये जो कुछ उन्होंने ये हकीकत बयानी की है, बिल्कुल मैं इसको कतई नज़र मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि इनका किस पार्टी से ताल्लुक़ है, मेरा किसी से, इससे छोड़ के ये बिल्कुल हकीकत है जो हमारे सामने है। इसको बेशक प्रॉप किया जाए, और अगर पंजाब हुकूमत को नहीं मालूम है तो इसके लिए किसी CSP ऑफिसर को कमीशन ना बनाए। खुदा के लिए इन लोगों ने तबाह कर दिया। ये प्रॉपर जो है वो रिजल्ट जो है वो हुकूमत को नहीं बताते हैं आके क्या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। ठीक, ये अपनी परफॉर्मेंस बता देते हैं। आपको पता है कि जब ये काकड़ साहब ने ये शोर मचा बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर कुछ AC को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब बताइए AC DC लेवल को सस्पेंड करके क्या मामला हल कर लेंगे? वो अरबों रुपया जो खा गए ये लोग, वो कहाँ गए? ये सूरत हाल है। इससे जो है नजर आज़मा हम होना पड़ेगा और बड़ा केयरलेसली इस सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। उन तमाम जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो इसमें मैटर करते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कतई नज़र के उसके रिजल्ट जो हैं वो कोई किस किस्म के आते हैं, वो कितने कितने बारसूख लोग जो हैं उसके अंदर मुलविस होते हुए नजर आते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं इस पर ज़रा अज़मा बुखारी साहबा का कमेंट लेना चाहूँगी, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। अज़मा साहबा इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। क्या कमेंट करूं? अहमद अवैस साहब को जो है अच्छे खासे सीनियर वकील हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी तैयारी शायद अब केसेस की भी करके जाते हैं, उनको किसी फैक्ट्स का पता नहीं। अब काकड़ साहब के जमाने का जो है वो हमसे जवाब मांग रहे हैं, और वो भी चीनी के हवाले से जो है वो एक इशू था जिसके ऊपर उस वक्त, हालांकि ये शहबाज साहब के दौर की इशू नहीं था, शहबाज साहब ने उसके ऊपर जो है वो फिर भी तहकीकात भी कराई, उसके अंदर कुछ मुलव्वस अफराद जो है उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की भी सिफारिश हुई। लेकिन ये है कि वो उसको मिला रहे हैं, मतलब आज के बाद के ऊपर परफॉर्मेंस बताएं। भाई परफॉर्मेंस आप अपनी हुकूमत की तो बता दें। इनकी जहां हुकूमत है 11 साल से लोग डोलियों पर लटक रहे हैं, लोगों के पास यूनिवर्सिटियां वहां जो है वो बेची जा रही हैं, वहां पर जो है वो हजारों अरब रुपए का मकरूज जो है वो सूबा है, और पंजाब में जहाँ तरक्की हो रही है, जहाँ पे खुद KPK के लोग आके इलाज करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या बात है पंजाब की चीफ मिनिस्टर की, वहां ही हमसे सवाल पूछेंगे तो भाई ना करें इस तरह की बातें। वो जो है ना वो हम कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। ये जो किसानों की, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी, किसानों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने किसान मार दिए, वो हमसे किसानों का सवाल पूछ रहे हैं। किसानों को अल्हम्दुलिल्लाह जो 700 अरब रुपए का मंसूबा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने, मैकेनाइजेशन हो रही है, उनको जो है वो किराए के ऊपर, जो खरीद नहीं सकते जदीद आलात, उनको किराए के ऊपर आलात दिए जा रहे हैं। 4 मॉडल जो है मॉल्स बन रहे हैं। पहले आपने मॉल्स जो है वो दूसरे सुने होंगे जो शॉपिंग करने आप जाते हैं, हम किसानों के लिए 4 मॉडल जो है वो मॉल्स बन रहे हैं जो मार्च तक इंशाल्लाह ताला अपना काम करना शुरू कर देंगे, जहां पर उनको पेस्टिसाइड, जहां पर उनको खाद, बीज, कर्जा अगर चाहिए, वो सब कुछ जो है वो एक छत तले मिलेगा। तो इनसे पूछें, इनको इन तमाम चीजों में से किसी एक का पता भी है? और लेकिन यह है कि वो जाहिर है एक फजूल किस्म की सियासत जो है वो चमकाने का उनको शौक है, बात इनको पता नहीं होती, फैक्ट्स का इनको इल्म नहीं है। और इन्होंने बड़े मुश्किल से जो है वो शहबाज साहब के बेटे को जो है वो जो कारोबार करते हैं सलमान शहबाज, उनका नाम बीच में लेके आए, और बाद में जो है वो बात क्लेरिफाई हुई कि जो है वो उनका वो फोक के साथ जो है वो बिजली बनाते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो अहमद अवैस साहब मतलब इस उम्र में ना इस तरह की बगैर जो है तस्दीक के बातें ना किया करें, ऐसे खाम खा मजाक उड़वाते हैं अपना।
सिर्फ ये पंजाब में जो एग्रीकल्चर की सूरत हाल के बारे में बात हुई है, सिर्फ यही नहीं, पंजाब में इस वक्त एक और मामला भी है जिसके बारे में शदीद तनकीद और शदीद सवालात उठाए जा रहे हैं, जो कि स्मॉग का। अब स्मॉग चूँकि क्लाइमेट चेंज के साथ भी इसका ताल्लुक है, एग्रीकल्चर के साथ भी ताल्लुक है कि भारत में सरहद के करीब भारतीय पंजाब में फसलें चलाई जाती हैं, वहाँ से जो ट्रांसमिट होता है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली 26वीं तरमीम में क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात की गई थी। तो अगर पंजाब में नाकामी हो रही है माहौलियात को बेहतर करने के हवाले से और पूरे मुल्क में उसके लिए स्पेयरहेड करने की ज़रूरत है, तो ये जिम्मेदारी किसके कंधों पे जाती है फिर, और 26वीं तरमीम का इसमें फिर फ़ायदा क्या हो सकता है? इस पे सवाल करेंगे नदीम चंद साहब से, अहमद अवैस एडवोकेट साहब से और अस्मा बुखारी साहिबा से भी। शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस एडवोकेट साहब, नदीम अफसल चंद साहब और अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा साहिबा, सर इस पर कमेंट कर दीजिएगा, जो इस वक्त पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल है और बड़ी सख्त तनकीद हो रही है इस पर भी, पंजाब गवर्नमेंट पे भी, और 26वीं तरमीम में आपने और पीपल्स पार्टी ने मिल के माहौलियात के जो शिक़े हैं उनको भी शामिल किया और काफ़ी इसको आप लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि जी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ी अच्छी तरमीम लाई गई है और उसका रिज़ल्ट खैर इंस्टेंटली तो नहीं आ सकता, लेकिन पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल को कंपेयर कर रहे हैं पंजाब के ही शहरी, लाहौर के शहरी ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट से भी, कि उस गवर्नमेंट में भी स्मॉग को कंट्रोल कर लिया गया था, जो कि अब नहीं हो रहा। देखिए गरीदा, आप जाहिर है एक सेंसिबल सेन वॉइस हैं, तो आपको पता है कि ये सब चीजें जो है ये फिजाएं कंट्रोल नहीं होती। उस्मान बुज़दार से जो है वो डेंगी तो कंट्रोल हुआ नहीं था, उसको ये तो पता चलता नहीं था कि एक कान में आवाज आती है कि दोनों में आती है, और डेंगी जो है वो काटता है या क्या करता है, उस बेचारे को ये तो पता नहीं था, तो उसने स्मॉग कंट्रोल कर ली थी। मतलब अजीब बात है ना, फजूल बात है। बात यह है कि इस वक्त जो स्मॉग के हवाले से जितना काम इस दौरे हुकूमत में सीरियसनेस से हो रहा है, जिसका आपने एग्जांपल भी दी कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो अमेंडमेंट भी कराई है इस हवाले से, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को एक इशू समझते हैं और ये ग्लोबल इशू है। पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ जो सीजन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, टाइम्स चेंज हो रहे हैं, सिविरिटी आ रही है सीजन्स के अंदर, और स्मॉग के हवाले से जो इस वक्त स्टबन बर्निंग है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों का इशू है, और उसकी वजह से जो हमारा, मैं कैटेगोरिकली रिकॉर्ड के साथ, क्योंकि मुझे फजूल बातें करने की आदत नहीं है, जो हमारी जो इंडेक्स है वो 170-180 के बीच में था, बट जब हवा का रुख जो है वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हुआ तो वो फिर ज़ाहिर है वो स्काई हाई पे गया, उसने 700 समथिंग क्रॉस भी किया। तो ये स्टबन बर्निंग, ये जो है ना, ये उस्मान बुज़दार के बड़े भी ले आए, इमरान खान को भी ले आए, तो फिजाएं तो कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन जो अपने मुल्क में कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। स्टबन बर्निंग के ऊपर जो है बहुत सख्ती हो रही है, FIRs हो रही है, भट्टे गिराए जा रहे हैं, जो ट्रांसमिट करी हैं, जो स्मोक ट्रांसमिट करी हैं, जो ऐसी व्हीकल्स हैं उनको जो है उनके ऊपर चालान हो रहे हैं, उनको बंद किया जा रहा है। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो सब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिजाएं कंट्रोल नहीं होती, और ये फिजा जो है वो जब हवा इंडिया की तरफ से आएगी तो वहां पे अगर स्टबन बर्निंग नहीं रुक रही है तो जाहिर है उससे पाकिस्तान के भी उसको हालात को जाहिर है फर्क पड़ता है। नदीम अफसल चंद साहब, आप खुद पंजाब में हैं, लाहौर आपका आना जाना रहता होगा, जो स्मॉग की सूरत हाल है वहाँ पर बड़ी सख्त तनकीद इस पर भी हुकूमत है। देखें पंजाब में डिपार्टमेंट्स बड़े बनाए गए, एनवायरनमेंट भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। पहले तो आप जो गाड़ियाँ हमारी जो सड़कों पे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होता है जी, मैं खुद भी छोटा सा ट्रांसपोर्टर हूँ, यकीन करें 10,000 रुपया दे के लोग फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई गाड़ी चेक ही नहीं, कोई गाड़ी चेक करने का रवाज ही नहीं है। कितनी आपको सड़कों पे नाके नजर आए हैं कि ये गाड़ी धुआं छोड़ रही थी, इसको रोका गया, कभी आपने सड़क पे देखा है नाका लगाओ? ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। इसके अलावा फैक्ट्रीज की बात करो, फैक्ट्री जो धुआं छोड़ती है उसका अल्टरनेट क्या है? फर्नेस ऑयल जो हम स्क्रैप का काम करते हैं, फर्नेस वाले जो अब लाहौर जाए ना, रिंग रोड के ऊपर जो धुआं छोड़ती फैक्ट्री नजर आती है, भट्ठों के ऊपर आपने एक्शन लिया। देहातों में आम मिडिल क्लास लोग ये बिजनेस करते थे, आपने जिग जैग पिछले दौर में बनाना शुरू हुआ, लेकिन उस पे भी प्रॉपर एक तबका है जो ताकतवर तबका है, उसके जिग जैग के भट्ठे नहीं बन रहे और पीछे रह गया समूह का। देखें इस पे इंडिया का भी वो है, इसमें हकीकत है बिल्कुल, लेकिन हमारा एक अवेयरनेस की जरूरत है इसमें। मैं समझता हूँ एक स्कूलों कॉलेज से लेकर हर जगह पे अवेयरनेस की जरूरत है। हमें लोगों को एक एजुकेशन देनी पड़ेगी कि माहौलियाती आलूदगी
कि कैसे कंट्रोल हम करेंगे। और ये मेरे ख्याल में इस सिलसिले में एज ए कौम हम इस फेलियर है हमारा। लेकिन इसमें ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लाहौर में जो तामीरात बहुत ज्यादा हो रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, जरी जमीनों पे बन रही हैं। हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ बोलना तो वैसे भी गुनाह सगीरा है, चलो कबीरा तो नहीं हम कह सकते, सगीरा है। यहाँ आप बोले हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ तो फिर बड़े बड़े लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि हुकूमत तो हर हुकूमत में ताकतवर तबका हाउसिंग सोसाइटियों के साथ मुंसलिक है। और यकीन जाने ज़री ज़मीनें तबाह व बर्बाद हो रही हैं। जो कहने को तो किसान को माफिया कहते हैं ना, असल माफिया तो वो है जो किसान की ज़मीनें छीन रहा है हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पे। असल माफिया ये है। इसमें भी हुकूमत आड़ती को माफिया नहीं करा देते, माफिया तो बिजनेस टाइकून है ये लोग, जो कार्टेल जिन्होंने बनाए हुए हैं। सीमेंट, खाद की आप 40 बिलियन आप सब्सिडी लेते हैं गैस की मद में, खाद के ऊपर देते अवाम को क्या है आप। इसी ये माफियाज का डेफिनेशन को देख लें कि माफियाज किस फील्ड में कौन कौन सा माफिया है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कहते हैं ये किसान को माफिया है। जिस तरह खान साहब के दौर में ना हजारा वालों को, रोने वालों को माफिया कहा गया था कि वो ब्लैकमेल करते हैं जी, तो आज किसान को माफिया कहा गया। ये ताकतवर लोग जब इक़्तिदार की कुर्सी बैठे होते हैं इनको माफिया भी, हालांकि माफिया दाएं बाएं बैठे होते हैं इनके, लेकिन इनको दूसरा सामने जो हक मांगने वाला तबका है वो माफिया नजर आता है। हक मांगने वाला को माफिया नहीं होता, वो तो इल्तजा कर रहा था। उसकी इल्तजा में तलखी भी हो सकती है, उसकी इल्तजा में सख्त अल्फाज भी हो सकते हैं, डिमांड भी हो सकती है। कोई मीडिया के जरिए बात कर लेता है, कोई सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी थोड़ी सी डिबेट की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज, पिछली दफ़ा हमारी जो फसलें थी ना, हमने 4 मरतबा यालाबारी बर्दाश्त की। और यकीन करें इस क्लाइमेट चेंज से अभी भी फूड क्राइसिस आपको आएगा। आप सिर्फ लाहौर की स्मोक आपको नजर आती है ना, हालांकि लाहौर में तो अभी भी 80 बिलियन के टेंडर लगे हैं डेवलपमेंट के, और किसी जिले में 80 बिलियन के नहीं लगे। 80 बिलियन से ज्यादा लाहौर अभी भी टेंडर लगे हैं। हर दौर में लाहौर में, हम लाहौर में पढ़े हैं, लाहौर में खेले हैं, लाहौर हमारा शहर है। लेकिन कुछ दूर दराज इलाकों के साथ भी इंसाफ करें, लोग ना शहरों की तरफ शिफ्ट हो। ठीक, आप थोड़ा सा छोटे शहरों को, छोटे देहातों को आबाद करें, कुछ रोजगार पैदा करें। अब खान साहब ने उस वक्त एमएसटी दी थी हाउसिंग सेक्टर के ऊपर। कौन सी दुनिया में एमएसटी मिलती है हाउसिंग सेक्टर को? बहुत बड़ी करप्शन थी ये दी जाती है इंडस्ट्री के ऊपर, कि लोग इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रोजगार मिले। ज़राअत के ऊपर आप दें लगता कि लोग ज़राअत छोड़े ना। हमारे अब जो हमारे 2-2 एकड़ का मालिक है ना, वो 1 एकड़ बेच रहा है और फिर यूरोप जाने के लिए डंकी लगा रहा है। डंकी समझते हैं वो जो समुद्र के रास्ते जाते हैं, जिनके बेचारे आधे माओं के बच्चे मर जाते हैं रास्ते में। लेकिन लोग 1 एकड़ ज़मीन बेचते हैं 30 लाख 40 लाख की, एजेंट को पकड़ाते हैं पैसे और गए अपनी ज़िंदगी मौत की खेलते हुए ज़िंदगी से यूरोप में निकल जाने की कोशिश करते हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर ज़राअत से कुछ मिलता होता तो क्यों जाते वो? कौन ज़राअत छोड़ता है अपनी? कौन दियारे गैर में अपनी माओ बहनों, अपनी बीवी बच्चों के बगैर रहने के लिए? ये बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं जिनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। ये मुझे इनके पूछे, इनकी पूरी अंग्रेजी की जो ब्रीफिंग होती है, उस ब्रीफिंग में कहीं ये है कि लोग कितने माइग्रेट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो मुंसलिक है वो क्यों माइग्रेट हो रहे हैं। इसका जवाब लेते हैं अज़मा साहिबा से आगे चल के। अहमद अवैस साहब, एक तो इस पे जरा कमेंट कर दीजिएगा, जो 26वीं तरमीम आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं उसमें क्लाइमेट चेंज की, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं जिनसे आप डिसएग्री नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज का, लेकिन आप चूंकि खुद लाहौर में रहते हैं, स्मोक की सूरत हाल क्या वाकई उस्मान बुज़दार के दौर में स्मोक पे बेहतर कंट्रोल पाया गया था, जबकि आज की हुकूमत के जवाब में इस पे कमेंट कर दीजिएगा। और गवर्नेंस की जहाँ पर बात होती है, फिर वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पे अंडर क्वेश्चन आ जाती है, और वहाँ के वज़ीर आला हर 2-3 दिन के बाद विफाक पे चढ़ाई करने, विफाक पे एहतजाज करने की धमकियां आज भी उन्होंने लगा दी है। तो क्या केपी में गवर्नेंस ऐसे होगी अहमद अवैस साहब? जी अच्छा सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये है कि ये पंजाब में जब कुछ साल पहले भी जब ये सूरत हाल पैदा हुई थी, और हर साल बल्कि ये स्मोक का सिलसिला जो है, जब भी मौसम बदलने लगता है और सर्दी आने लगती है और चावल की फसल जो है जब वो कटती है, तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने, बल्कि जहां हमारे शाहिद करीम साहब हैं, जस्टिस शाहिद करीम, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया था और उन्होंने बड़े एग्रेसिवली कुछ स्टेप भी लिए थे, जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनसे कोऑपरेट भी किया था, और जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया था स्मोक को उस वक्त। ठीक। तो लेकिन अब सूरत हाल इस दफा जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने इसको
सही तरीके से एड्रेस नहीं किया। यकीनन ये सरदर्द होगी हुकूमत के लिए, और हुकूमत ज़रूर चाहती होगी कि इस मसले को खातिर ख्वाह तरीके से इसको हल करें। अभी यहाँ पे ये सूरत हाल हुई कि आपको पता है कि एक बड़ा ज़ोरदार एक जो है एक कैंपेन, क्या एक सूरत हाल एग्रेसिवली जो सामने आई थी, वो थी कि इलेक्शन के अंदर मैसिव रिगिंग की एक बात आई। फिर आइन के ऊपर आपने देखा कि जिस वक्त ये असेंबली एंड रेजोल्यूशन का मैटर आया और 90 दिन में इलेक्शन का मैटर आया, तो ना अदालतों ने इस बात का केयर किया, ना हुकूमतों ने केयर की, और वो 90 डेज से आप कितने आगे निकल गए। इसका मतलब है कि आपने आइन को बालाए ताक रख दिया। तो जब आइन और कानून की ये हैसियत होगी तो फिर हर आदमी फ्री फॉर ऑल है, और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मैं ये बात दुख से कर रहा हूँ आपके सामने। 90 दिन के इलेक्शन जो है वो 190 दिन में हो गए, किसी ने ख्याल नहीं किया। ये जब तक हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम मैसेज दे रहे हैं, हम हर नीचे वाले को मैसेज दे रहे हैं कि तुम भी कर लो जो। टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन ये गवर्नेंस का जवाब अभी भी पेंडिंग है। मेरा आपसे एक इल्तिजा है कि जो आपका चीफ मिनिस्टर है, बजाय एक तो बढ़ के मारने के, वो एक फेडरेशन का हिस्सा भी, एक सूबे का वज़ीर आला है, उसके पास बड़े फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसके पास चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास बैठता है, वो वैसे एजेंसियों के साथ उसकी बातचीत होती है, चाय पीने भी जाता है, हर किसी वो ओपन क्यों नहीं डिस्कशन करता, ओपन क्यों नहीं डिबेट करता, और अपनी पार्टी के बिहाफ पे करे, सूबे के बिहाफ पे करे। ये एक फेडरेशन कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, जब उसको ये वेन्यूज मुयस्सर हो तो उस वेन्यूज को इस्तेमाल करे, बजाय बढ़ के लगाने के। सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहता है वो कि हर वक्त ही विभाग को ये रवायात गलत है। हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूं इसके ऊपर। ठीक, इसी एग्रीमेंट पे प्रोग्राम को क्लोज कर लेते हैं। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, नदीम अफसल चंद साहब और अस्मा बुखारी साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज।